कैनोनिकल इंजैम्बल आपके पास क्या था, जिसमें हम देख रहे थे कि आपके पास हमने लिया था एक सिस्टम लिया हुआ था, ठीक है। यानी हमने एक सिस्टम लिया हुआ था, ये आपके पास सिस्टम था, ठीक। और ये सिस्टम जो है वो कनेक्टेड या सब सिस्टम आपने लिया हुआ था और ये कनेक्टेड था रिजर्वायर के साथ, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड था रिजर्वायर के साथ। और आपके पास एक्चुअली जो है कैनोनिकल इंजैम्बल जब हमने पहले पढ़ा था और तब हमने डिस्कस किया था कि कैनोनिकल इंजैम्बल में क्या होता है। कैनोनिकल इंजैम्बल का मतलब क्या होगा? सिंपल इंजैम्बल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। तो जब कैनोनिकल इंजैम्बल की बात करेंगे, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आपके पास ऐसा कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स जिसमें नम एन वी और टी क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी हर सिस्टम के लिए, यानी इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम के लिए भी मैं चेक करूंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है। और ये कब होता है आपके पास? क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम होता है हमने उसकी एग्जाम्पल जो होता है हमारे पास, उसकी वॉल्स क्या होंगी कैनोनिकल एग्जाम्पल में? कंडक्टिंग होंगी। बाकी एक उसकी वॉल्स जो होंगी रिजिड होंगी। सबसे पहले हमने कहा था कि उसकी वॉल्स क्या होनी है? रिजिड होनी है। फिर हमने कहा था कि इम्परमिएबल होनी है, ठीक है। वॉल उसकी रिजिड है, इम्परमिएबल है। और तीसरी बात यह है कि उसकी वॉल कंडक्टिंग बनाई हुई है हमने, ठीक है। क्या है? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग वॉल होंगी। तो उसकी कंडक्टिंग वॉल हमने क्यों बनाई? कंडक्टिंग वॉल हमने इसलिए बनाई क्योंकि आपके पास, ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, यानी यहाँ से टेम्परेचर इधर को मूव कर सके। अगर इधर का लो टेम्परेचर है तो यहाँ हाई टेम्परेचर यहाँ से इधर को मूव कर सके, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे? मेंटेन रहे। कंडक्टिंग वॉल्स की वजह से टेम्परेचर तक ओवरऑल हमारे इस पूरे कैनोनिकल इंजमल का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन मेंटेन कैसे रहेगा? मेंटेन ऐसे रहेगा कि हमने वॉल्स को आपस में क्या बनाया हुआ है? कंडक्टिंग वॉल्स बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा ये है कि जब आपके पास कैनोनिकल एग्जाम्पल है, इन केस ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल, हमने कहा था कि आपके पास वहां पे क्या क्या चीजें कॉन्स्टेंट हो रही थी? ई, एन और वी। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल के केस में जब हमारे पास क्या था? माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल। लेकिन ये वाली कौन सी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं? कैनोनिकल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास जो ये सिस्टम है, यानी ये जो जिस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके पास कौन सा है? कैनोनिकल एग्जाम्पल है। ये क्या है? कैनोनिकल एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम जो है वो इसके क्या रह रहे हैं? कांस्टेंट रह रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास कैनोनिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन इसमें एनर्जी क्या करेगी? कांस्टेंट रही नहीं रहेगी। एनर्जी जो है वो क्या करेगी? फ्लक्चुएट होगी। एनर्जी इसमें फ्लक्चुएट होगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट होगी इसके अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस ये ऐसा सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है? कैनोनिकल सिस्टम है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने इसको रिजर्वायर के साथ कनेक्ट किया होता है। ये जो मैंने आर लिखा हुआ है, ये क्या है? रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर इसके टेम्परेचर को, यानी अगर इसका लो है तो रिजर्वायर के थ्रू इसका टेम्परेचर हाई होके कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर हाई है तो लो होके मेंटेन रहेगा। तो ओवरऑल ये जो हमारे पास सिस्टम है, यानी टोटल सिस्टम है, जिसके अंदर रिजर्वायर और ये जो सब सिस्टम है, इन दोनों को मिला के हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास टोटल सिस्टम, ठीक है। और जो ये टोटल सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास अगर हम कहेंगे एनर्जी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। इससे आउटसाइड और जो है वो, क्योंकि हमने इसकी वॉल आइसोलेटेड बनाई हुई है, तो इससे आउटसाइड से के मुकाबले में जो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर रिजर्वायर और सब सिस्टम इंक्लूड हैं दोनों, उनमें टोटल एनर्जी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने का क्या मतलब होगा? एनर्जी कौन से केस में कांस्टेंट रहती थी? एनर्जी हमने कहा था ऐसा केस जिसमें हमारे पास एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। उसको हम क्या कहते थे? माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ये सारा सिस्टम क्या होगा? माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो सब सिस्टम है वो क्या होगा? कैनोनिकल एग्जाम्पल होगा। इसके अंदर जो ये वाला सब सिस्टम है, इसमें सब सिस्टम में हमारे पास एनर्जी जो रह रही है वो क्या कर रही है? फ्लक्चुएट कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं रह रही। और सब सिस्टम का, यानी सब सिस्टम जो है ना वो एक्चुअली ये है,
जो मैंने आपको बनाया है कैनोनिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो रह रहे हैं कांस्टेंट रह रहे हैं। लेकिन ओवर इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है रेजर्वायर के साथ, और ये जो ओवरऑल सिस्टम बन रहा है ये माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम में एनर्जी जो रह रही है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। ये इसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया जो आजकल हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में भी। अभी आगे देखते हैं। आगे हम इसका पढ़ रहे थे, हम स्टैटिस्टिकल जो है वो हमने ये थोड़ा डिस्कस कर लिया हुआ था। कैलकुलेशन हमने क्लास में सारी कर ली थी, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली थी। प्रोबेबिलिटी टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होगी, और टोटल वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था हमारे पास, क्योंकि हम फेज स्पेस की बात कर रहे हैं इसलिए हम गैमा की टर्म यूज कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम हमारे पास सब सिस्टम के वॉल्यूम और रिजर्वायर के सिस्टम पे डिपेंड कर रहा था, प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही थी। फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने फाइंड की, तो उसकी वैल्यू हमने कुछ फाइंड की थी, टेलर सीरीज लगाई थी। टेलर सीरीज लगाने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड की, तो हमने देखा था कि हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी ये, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने 1 कहा था, यानी फेज कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है इस सिस्टम के अंदर है, सब सिस्टम के अंदर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 है, यानी राइट साइड इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम में कहीं भी फेज पॉइंट वो लाई कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके थे, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने 2 सब सिस्टम्स लिए थे, E1 और E2 से, और फिर हमने कहा था कि एनर्जी जो है उनकी वो होगी E के इक्वल होगी, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन रही थी, ठीक है। इसका हम फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि एवरेज इंजम्बल फॉर कैनोनिकल इंजम्बल क्या होगा, ठीक है। इंजम्बल एवरेज क्या होगी कैनोनिकल इंजम्बल के लिए। एवरेज इंजम्बल कब हम लेते थे, जब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स, एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स हो, कलेक्शन ऑफ सिस्टम होंगे, यानी सेम कलेक्शन ऑफ सिस्टम होते हैं, उसे हम कहते हैं इंजम्बल। उन सेम कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स की अगर हम एवरेज लेंगे तो एवरेज इंजम्बल होगी। और यहाँ पे हम किसके लिए ले रहे हैं, कैनोनिकल इंजम्बल के लिए। कैनोनिकल इंजम्बल का क्या मतलब हुआ कि हम ऐसे सिस्टम के लिए ले रहे हैं जिसकी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और जो है टेम्परेचर उसमें क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी एवरेज क्या होगी, इसके लिए हम देखें, हमने बी डिपेंड करा है पी क्यू पे, ठीक है। पी जो है वो आपके पास मोमेंटम स्पेस है, और क्यू जो है वो पोजीशन स्पेस के लिए यूज करें। बी हमारे पास कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट इट्स इंजम्बल एवरेज इज गिवन बाय उसकी, और इस प्रॉपर्टी की अगर हम एवरेज लेंगे तो वो क्या होगा, पी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज ले रहे हैं इंटीग्रल इंटेग्रल की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था एवरेज इंजम्बल। और बी यानी इसी प्रॉपर्टी को हम किससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और डी गैमा क्यों आ रहा है, क्योंकि फेज स्पेस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। और इसी तरह डिवाइडेड बाय इंटीग्रल, यही अगेन पी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो क्यू पी टी डी गैमा पे डिपेंड कर रहा है। और अगर सिस्टम जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो, अगर सिस्टम हमारे पास क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास पी जो है वो इंडिपेंडेंट होगा टाइम के, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बी लिखा है क्यूपी पे डिपेंड कर रहा है, पी भी क्यूपी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो टी था उसकी वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी पी जो है वो क्यूपी पे डिपेंड कर रहा है, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ पे आपके पास पी जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो पी है, जो पी क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप रो की बात करेंगे तो रो आपके पास क्या होता है, नॉर्मलाइज डेंसिटी होती है या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू पी बाय एल के इक्वल होता है, ठीक है। या आप पी लिख सकते हैं रो एल के इक्वल। तो आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास पी की वैल्यू है, ये ऊपर वाले पी और ये नीचे वाला पी, इन दोनों की जगह आप क्या आ जाएगा, रो एल आ जाएगा, ठीक है। उस अब हमने लिखा रो, ये रो, और रो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यूपिड पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एल। सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी पी की जगह क्यू रो और एल आ जाएगा, यहाँ पे एल एल आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बचेगा, रो और बी और डी गैमा, और डिवाइडेड बाय रो डी गैमा, ये बन रहा है। ये आपके पास एवरेज इंजमल आया कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और कैनोनिकल इंजमल के लिए हमने पहले हम देख चुके हैं कि आपके पास जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी जो रो है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए ई माइनस
ई की पावर माइनस ई बाय टॉ, ये हमने पढ़ा था। ई सब सिस्टम के लिए आ रहा था, फिर जनरलाइज्ड केस करके हमने इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। और जो आपके पास ए कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट में जो है वो रिजर्वायर वाली टर्म आ रही थी, ठीक है। तो हमने उस कांस्टेंट को रिजर्वायर से रिजेंबल कर दिया था। तो ये आपके पास डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है। इसको हम ए की वैल्यू को भी हम अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, हम इसमें पुट कर देंगे डेंसिटी में। डेंसिटी में अगर जब इसकी जगह पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू पावर माइनस ई टॉ। सिमिलरली नीचे भी ई की पावर वैल्यू माइनस ई टॉ, क्योंकि ए था और ए कांस्टेंट था तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये आ गया। ये आपके पास क्या है, एवरेज वाली वैल्यू है। कोई भी अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, लेट्स सपोज हमने प्रॉपर्टी का नाम बी दिया हुआ है और एक कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका ये एवरेज एंसेंबल होगा हमारे पास। और उसमें आप देख रहे हैं, अब आप एवरेज एंसेंबल में देख रहे हैं कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म है ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव का क्या मतलब होगा कि इसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, ये होगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म नेगेटिव में एनर्जी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल टर्म में माइनस ई है, ठीक है, माइनस ई बेटा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डेंसिटीज हैं वो क्या करेंगे, विद एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। विद एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, यानी एनर्जी वैल्यू आपके पास ऐसे ही बढ़ी है ना, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेट्स सपोज 3 है, ठीक है। तो आप देखें कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ये आपके पास डेंसिटीज ऑफ स्टेट्स हैं, यानी डेंसिटीज हैं। तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यहाँ पे आपके पास। डेंसिटीज क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, ग्राफ जो है वो नीचे होता जा रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो पॉइंट है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं ना। तो जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, आपके पास डेंसिटीज जो है वो क्या करती जा रही है, डेंसिटीज ऑफ स्टेट जो है वो क्या करता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, यानी आपस में इनवर्स रिलेशन है। इसके बरक्स जब सॉलिड स्टेट में आपने डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ा था तो उसका एनर्जी के साथ क्या लिंक बन रहा था, उसका एनर्जी के साथ ऑपोजिट लिंक बन रहा था, यानी एनर्जी कुछ यूं था और आपके पास ग्राफ कुछ यूं बढ़ता जा रहा था, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो आपने फाइंड की थी सॉलिड स्टेट्स में, वो आपने देखी थी कि उसका रिलेशन क्या था, एनर्जी के साथ 1/2 के साथ था, यानी डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो रिलेशन था एनर्जी के साथ वो क्या था, 1/2 के साथ। उसमें यानी आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विथ एनर्जी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये तो आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में पढ़ा उसमें तो हमने देखा कि एनर्जी के इंक्रीज करने के साथ साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी, या डेंसिटी जो है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि आपके पास एनर्जी के साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो थी सॉलिड स्टेट में वो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो फिर हमने क्या किया, इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि आपके पास ये आ जाएगा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बन जाएगा। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ये कंबाइन करके तो आपके यहाँ डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो टर्म बन रही है ये लाइन, ये आपके पास कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी हमने फाइंड किया था यहाँ पे, ठीक है। और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ रही है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है आपके पास दोनों को कंबाइन करने से। Product of canonical distribution and density of states give the sharply defined probability distribution। यहाँ पे इस बात का सोल्यूशन यही बताया गया कि दोनों जब ऑपोजिट ग्राफ बन रहे थे तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, दोनों को आप कह लेंगे कंबाइन कर लेंगे। देखिए ये आपके पास प्रोबेबिलिटी थी और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इन दोनों को कंबाइन किया और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया आपके पास। फिर हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस क्या होंगे कैनोनिकल एंसेंबल में, वी हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ऑफ द कैनोनिकल एंसेंबल। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो हमने एंट्रोपी फाइंड करनी होगी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ठीक है। एक दूसरा हमने एनर्जी ई से या फिर हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एनर्जी करेंगे, और हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन जो जो कि आपके पास एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कैनोनिकल एंसेंबल का फाइंड करना है, जैसे हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का फाइंड किया था।
ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और अगेन हम परफेक्ट गैस ट्रीट करेंगे। इन सब को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे। We define the entropy of canonical ensemble with mean energy E as being equal to the entropy of microcanonical ensemble. Again इसमें वही बात डिस्कस की गई है कि आपके पास entropy of canonical ensemble क्या होगा, एनर्जी, एवरेज एनर्जी हम कंसीडर कर रहे होंगे जो कि entropy of microcanonical ensemble कंसीडर हो रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम हमने कहा था क्या बन रहा है आपके पास, microcanonical ensemble बन रहा है, जिसके अंदर सब सिस्टम बना है जो कि है क्या है, canonical ensemble है। This corresponds to the thermodynamic situation because in the thermodynamics the entropy is fixed by the energy independently of whether the system is isolated or not in contact with both। ठीक है, इसमें कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिचुएशन, इसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो फिक्स होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब आपके पास एनर्जी इंडिपेंडेंट हो, वो सिस्टम पे डिपेंड ना कर रही हो कि सिस्टम आइसोलेटेड है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे होगा। ये आपके पास एंट्रोपी है। एंट्रोपी हम किस तरह लिखते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एंट्रोपी हम लिखते हैं लॉग डेल गैमा के इक्वल, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ग्राफ जो कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए बनाया था वो हमारे पास के लिए ये बन रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट करके डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मिला के हमने बनाया विद एनर्जी, जो है वो आपके पास ग्राफ ये बन रहा है। ठीक है, और आपके पास जितना शेडेड रीजन है, ये आपके पास कौन सा रीजन है, एनर्जी रेंज, वो वाला रीजन है जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स हैं, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होंगी। यानी पीक वैल्यू अगर आप यहाँ पे बात करें ना इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपके पास जो पीक वैल्यू आ रही होगी, पीक वैल्यू एक्चुअली एवरेज एग्जाम्पल दे रही होती है। ठीक है, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रही होती है या एवरेज एग्जाम्पल दे रही होती है, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होंगी वो ये सारा शेडेड रीजन होगा आपके पास। E is called most probable energy. System stays large time at maximum probability. Maximum region आपके पास maximum probability के अंदर lie कर रहा है, और the system stays large time at maximum, this energy range defines the volume of delta gamma। यानी इस डेल गैमा वॉल्यूम में अभी हम फेज फेज की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम में यहाँ यानी ये रीजन है, और ये वॉल्यूम क्या होगा, डेल गैमा होगा, क्योंकि ये डेल गैमा किस में है, फेज फेज में। अब इसमें हमने देखना है कि कैसे हम डेल गामा फाइंड करेंगे, वो कैन वी डिफाइन द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी रेंज, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। डेल गामा जो है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एनर्जीज बिटवीन ई ई प्लस डेल ई में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ग्राफ में, यानी ई से लेकर डेल ई तक ये आपके पास आ रहा है एनर्जी रेंज, और फिर उसके बाद आपके पास if the gamma denotes the volume of the phase space corresponding to the energy less than E, तो आपके पास gamma किस पे डिपेंड कर रहा है, E पे। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आप फंक्शन को लिखते हैं ना, y किसका फंक्शन है, fx का फंक्शन है, डेल y क्या होगा, y बाय x, और डेल x साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सिमिलरली हमने डेल गैमा लिखा, अब इसका अगर पार्शियल लेंगे तो वो पार्शियल बाय ई से लेंगे, और साथ ही पार्शियल ई आ गया, और यहाँ पे पार्शियल गैमा जो किसका फंक्शन है, ई का फंक्शन है, ये हमने लिख दिया, ये आपके पास आ गया। इसको हमने लिख दिया, यानी गैमा को हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर गैमा की डिपेंडेंस हम एनर्जी पे देख रहे हैं, एनर्जी की डिपेंडेंस देख रहे हैं कि वॉल्यूम में कितना है, तो वो हम इस तरह लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे देखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स, कैनोनिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो थी वो ये थी हमारे पास, इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम लाइज इन द एनर्जी रेंज, यानी इस एनर्जी रेंज में लाई कर रहा है। ठीक हो गया। अब probability of energy range आपके पास ये है, correspond to the probability of phase points in hypervolume is given by this। यानी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डी से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये किससे मल्टीप्लाई होगा, यानी रो ई डेल गैमा से डी गैमा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब डी गैमा से यहाँ से डी ई जो है वो नीचे आ जाएगा, डी गैमा के नीचे डी ई आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया। अब हमने इसको प्लॉट करना है, टू प्लॉट से नॉर्मलाइज्ड प्लॉट होंगे, और प्लॉट भी इस दे रहे होंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन 1 इक्वल्स टू फंक्शन जो है वो 1 दे रहा होगा डी के साथ। इसका क्या मतलब होगा कि एरिया अंडर द कर्व एंड ई इट शुड बी यूनिटी, वी एस्टिमेट द विड्थ ऑफ द पीक बाय दिस। विथ हम किससे मेजर कर सकते हैं, यानी 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि फेज पॉइंट इसी एरिया में अंडर द कर्व में लाई कर रहे होंगे। ठीक है,
1 होने का मतलब है विच इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद हाइट पी ई एंड विद डेल ई। जैसे ये आपके पास पहले बनाया, यानी पी ई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हिसाब से ये हाइट आ रही है और विथ उसकी क्या आ रही है, डेल ई आ रही है। ये रेक्टेंगल की फॉर्म में एरिया बन रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का। This area is taken 1 because area under the curve gives energy, so probability of energy is equal to 1। यानी यही एरिया दे रहा है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स लाई कर रही हैं और उनकी एनर्जी जो है वो इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ लाई कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आपके पास पी ई डी इक्वल्स टू रो ई डेल गामा इक्वल्स टू 1 है, या हम कह सकते हैं रो ई डेल गामा ई इक्वल्स टू 1 हो गया। डेल गामा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/रो ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम रो की वैल्यू याद करें तो हमारे पास क्या थी, सम कांस्टेंट ए जो रिजर्वायर पे डिपेंड कर रहा था, टाइम्स ई की पावर माइनस ई बाय गामा, माइनस ई बाय टॉ के इक्वल बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल गामा किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 1/a ई की पावर माइनस ई टॉ आ गया। और ए की पावर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ए जब ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 आ जाएगा, और ई जब ऊपर जाएगा तो उसका जो माइनस है इसकी पावर में वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो ई की पावर आ जाएगा। यहाँ पे हम एनर्जी को जो है वो यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि किटल की बुक में यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ई के बजाय हम यहाँ पे एनर्जी को यू से लिख देते हैं, तो यू बेटा हो जाएगा। तो एनर्जी जो है डेल गामा किसके इक्वल बन गया, ए इनवर्स ई की पावर यू बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। Most probable energy is the average energy using 3 in equation number 1। अब 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, जो कि हमारे पास एंट्रोपी की इक्वेशन थी, उसमें हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, वो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ कैनोनिकल एंसेम्बल इज, ये आपके पास क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू लॉग डेल गामा। तो लॉग और डेल गामा की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स ई की पावर यू बाय टॉ, ठीक है। अब लॉग प्रॉपर्टी लग रही है आपके पास इस पे, यानी आपके पास प्रोडक्ट पे लॉग प्रॉपर्टी लग रही है। लॉग प्रॉपर्टी जब प्रोडक्ट पे लगेगी तो कैसे लगेगी कि ऐड करके, यानी लॉग ए इनवर्स एक दफा आएगा प्लस लॉग ई की पावर यू बाय टॉ आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ए इनवर्स है, ए इनवर्स यानी इसकी पावर में -1 है, तो -1 इधर आ जाएगा, लॉग और ए आ गया, प्लस इसकी पावर में यू बाय टॉ, यू बाय टॉ आ गया, लॉग ई आ जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही होगी, लॉग ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म में आपके पास माइनस लॉग ए प्लस यू बाय टॉ आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप लॉग ए को दूसरी साइड पे ले आए और जो एंट्रोपी है वो इधर ले आए, इस साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो लॉग ए लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, लॉग ए किसके इक्वल आ गया, यू बाय टॉ माइनस जो है एंट्रोपी के इक्वल आ गया, यानी माइनस सिग्मा के इक्वल आ गया। और ये जो है, अब आप इसको टॉ को अगर आप यहाँ पे ले लें, सॉल्व करें मजीद, तो u माइनस सिग्मा टॉ डिवाइडेड बाई टॉ बन जाएगा लॉग ए के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। जबकि आपको पता है f जो होता है वो किसके इक्वल होता है, u माइनस टॉ और एंट्रोपी के इक्वल, जो कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है, ठीक है, f के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है u माइनस एंट्रोपी टॉ जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा, f के इक्वल बन जाएगा। लॉग ए किसके इक्वल आ जाएगा, f बाय टॉ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने से ये होगा आपके पास, जब एंटी लॉग लेंगे ना आप, तो ये आपके पास इधर भी ये आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा e की पावर में f बाय टॉ आ गया, ये आ गया ये आपके पास, ठीक है। यानी ए कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपने क्या करना है, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो लिखा था वो आपके पास क्या था, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास था रो ई इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई टॉ, ठीक है। ए की पावर अब आपके पास क्या आ गई, ए की पावर हमने ई की पावर एफ बाय टॉ आ गई, यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बाय टॉ, तो ये आ गया, और यहाँ पे साथ e की पावर माइनस एफ बाय टॉ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर, क्योंकि दोनों की बेस जो है एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, f माइनस ई बाय टॉ हो जाएगा। नॉर्मलाइज डेंसिटी होगी कैसे, नॉर्मलाइज डेंसिटी ये थी कि जो भी आपके पास डेंसिटी थी वो इक्वल्स टू 1 थी, यानी रो डी गामा जो है वो इक्वल्स टू 1 था। यहाँ पे इंटेग्रल हमने ले लिया, और एनर्जी डेंसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, e की पावर f माइनस ई बाय टॉ और डी गामा, ठीक है। अब आपके पास आपको पता है कि डेंसिटी में आपके पास डिपेंडेंस एनर्जी की है एक्चुअली, तो
डिपेंडेंट फंक्शन को हम इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, इंडिपेंडेंट को हम बाहर निकाल देंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं ई की पावर एफ बाई टॉ जो है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वो आपके पास ये आ जाएगा। और जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऊपर, नेक्स्ट स्टेप में माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। और इसके बाद हम पार्टीशन फंक्शन, ये हमने जो बताना है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता दिया। अब हम बताते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन आपके पास जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, ई की पावर माइनस एफ टॉ, यानी उसकी एक साइड जो है वो जी के इक्वल बन गई है, या ई की पावर माइनस एफ टॉ के इक्वल बन गई है। दूसरी साइड आपके पास क्या बन जाएगी, ई की पावर माइनस ई बाय टॉ डी टॉ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यूपी पे, यानी पोजीशन स्पेस पे और मोमेंटम स्पेस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास जी किसके इक्वल बन जाएगा, ई की पावर माइनस ई बाय टॉ डी गैमा के इक्वल बन रहा है। फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन वेयर एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ये हम इंटीग्रल का फार्मूला यूज करें। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि आपके पास यानी 0.1 एनर्जी वैल्यू हो, फिर आपके पास 0.2 हो, फिर इसके बाद 0.3 हो, इस तरह कॉन्टिन्यूली इंक्रीज करी हो, कोई गैप ना आ रहा हो, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और जी जो है वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, पार्टीशन फंक्शन के इक्वल हो गया, जो कि एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एफ बाई टॉ के इक्वल होता है। अब अगर इस पे हम लॉग लें बहुत साइड्स पे, तो एक साइड पे लॉग जी बन जाएगा और दूसरी साइड पे लॉग ई की पावर आ जाएगा। लॉग और ई जो है कट जाएगा, तो माइनस एफ बाई टॉ बन जाएगा। और यहाँ से एफ किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस टॉ लॉग जी के इक्वल बन जाएगा। और ये आपके पास क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन आ गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री फंक्शन जो है हम ऐसे भी फाइंड करने के लिए आपको कह सकते हैं कि क्या है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जिसमें आपको क्या कहा गया हो कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है, तो वो आप ये ऐसे फाइंड कर लेंगे। The other thermodynamic function can be calculated with the help of partition function. Other thermodynamic function जो है वो हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। जैसे एंट्रोपी है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टॉ वी लेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए पार्टीशन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो था वो आपके पास था एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टॉ एंट्रोपी। तो इसका अगर पार्शियल लेंगे आपके विद रिस्पेक्ट टू टॉ, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे इस साइड राइट हैंड साइड का आएगा पार्शियल बाय पार्शियल टॉ यू माइनस यहाँ पे टॉ, क्योंकि दोनों पे लगना है, तो एक दफा टॉ बाहर आएगा और एक दफा टॉ अंदर आएगा, ठीक है। टॉ यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे पार्शियल सिग्मा बाय पार्शियल टॉ आ गया, फिर माइनस आपके पास सिग्मा बाहर आ गया, पार्शियल टॉ बाय पार्शियल टॉ आ गया, ठीक है। और आपके पास पार्शियल टॉ बाय पार्शियल टॉ जो है वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल बन गया, तो सिग्मा बन गया। और यहाँ पे आपके पास ये टर्म बच गई, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 बाय टॉ जो होता है वो पार्शियल सिग्मा बाय पार्शियल यू के इक्वल होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाय टॉ के इक्वल आ जाएगी। ये 1 बाय टॉ के इक्वल आ जाएगी टर्म। या फिर आप जो है वो टॉ किसके इक्वल लिख देंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल सिग्मा के। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस करा देना है। यहाँ पे तो सिग्मा ही था, यहाँ पे ये टर्म थी, और टॉ की जगह ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्या किया है, यहाँ पे इसको चेन रूल लगाया, यानी पार्शियल ये था ना आपके पास एंट्रोपी, यू की टर्म को रिड्यूस किया है मैंने, पार्शियल यू और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियल यू नीचे इधर आ गया, इधर आपके पास ऊपर आ गया, और इधर पार्शियल टॉ इसके नीचे आ गया। अब हम देख रहे हैं कि आपके पास टॉ तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे जो पार्शियल सिग्मा बाय पार्शियल यू की टर्म बन रही है, क्योंकि पार्शियल सिग्मा बाय पार्शियल यू की टर्म जो है वो 1 बाय टॉ के इक्वल थी। तो हम पहले हमने वो टर्म्स बनाई, अब हम 1 बाय टॉ लेके आएंगे। अब इसकी जगह 1 बाय टॉ आ जाएगा, तो 1 बाय टॉ कैंसिल हो जाएगा आपस में, 1 बाय टॉ और टॉ के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टॉ। ये भी पार्शियल यू बाय पार्शियल टॉ है, ये भी पार्शियल यू बाय पार्शियल टॉ, और ये माइनस आपके पास एंट्रोपी आ रहा है। अब आप देखिए कि आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और माइनस एंट्रोपी बन रहा होगा, ठीक है, यानी माइनस सिग्मा बन रहा होगा। और माइनस का साइन अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो सिग्मा इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल टॉ के इक्वल बन जाएगा। यहाँ पे ये एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। बाकी की थर्मोडायनामिक फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।